हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज बडी। स्टडीज बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार एसआई प्री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपका तीसरा होगा। बिहार दरोगा का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आपने बाकी के 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और दोस्तों, इसमें टोटल 50 प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मिलान गलत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरपोल का मुख्यालय दिया गया है यहाँ पे लियोन्स, तो ये तो बिल्कुल सही है। और ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जनेवा, ये भी बिल्कुल सही है। और खाद्य एवं कृषि संगठन का पेरिस दिया हुआ है, यानी कि ये पेरिस नहीं होगा। मैं आप आगे इसको बताता हूँ, लेकिन यहाँ देख लीजिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का आपका मुख्यालय यहाँ पे न्यूयॉर्क दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है यहाँ पे पेरिस नहीं है, यहाँ पे ये रोम में है। और रोम कहाँ है? इटली में है। ठीक है, पेरिस में नहीं है, ये कहाँ है? रोम में है। और रोम कहाँ है? इटली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि नौसेनाओं का युद्ध अभ्यास सिम्बेक्स 2020 किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? जो सिम्बेक्स आपका युद्ध अभ्यास है काफी चर्चित है। आप सभी लोग जानते होंगे कि सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। ठीक है, सिम्बेक्स कहाँ होता है दोस्तों? भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन जो कि अनुच्छेद 356 में है को मृत पत्र की संज्ञा दी है? किसने कहा कि ये अनुच्छेद 356 जो है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, वो एक मृत पत्र है, यानी कि मृत पत्र की संज्ञा दी है। किसने ये किया है? तो ये थे आपके B.R. अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं आप सब कि हाल ही में केंद्रीय बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मित्र मित्र योजना का की घोषणा की गई। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? जो मित्र योजना का घोषणा किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ये आपका कपड़ा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कपड़े के क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। मित्र जो है कपड़े के क्षेत्र से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं आप सब। खाली स्थान दिया गया है, उसके बाद वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, यानी कि किसमें बीज जो है फलों के भीतर होते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं ना, उनमें आपके बीज जो होते हैं फलों के भीतर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और छठा क्वेश्चन देख सकते हैं कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? घटती है या बढ़ती है या फिर अपरिवर्तित रहती है, या पहले घटती है या फिर बढ़ती है? आपको बताना है। तो देखिए, इसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है? अपरिवर्तित, यानी कि नियत रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियत रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन जिसे हम कोवैक्सीन कहते हैं, प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी द्वारा विकसित की गई है? यानी कि सबसे पहले ये किस देश के द्वारा विकसित की गई है प्राथमिक रूप से, ये आपको बताना है। तो ये विकसित की गई है आपका भारत के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भारत होगा। भारत के द्वारा विकसित की गई है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। और भारत की जो बायोटेक कंपनी है, यहाँ पे ICMR के द्वारा ये विकसित की गई है। ठीक है, भारत की बायोटेक कंपनी ICMR के द्वारा विकसित की गई है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि मेक इन इंडिया की योजना की शुरुआत कब हुई है? देखिए, एग्जाम में आपकी योजनाएं बहुत पूछे जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई है? तो ये शुरुआत की गई है 2014 में। ठीक है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई है? 2014 में की गई है, ध्यान रखिएगा। नवा क्वेश्चन देख सकते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपको बताना है। जो धौलावीरा है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये लूनी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये लूनी नदी के। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। 10वां क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से पहला ब्रिटिश जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, इसमें से पहले ब्रिटिश कौन थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? ये आपको बताना है। देखिए, जॉर्ज यूले थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता है एक बार किया है इन्होंने। तो जॉर्ज यूले यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। आगे देख सकते हैं 11वां क्वेश्चन है कि रक्त में बिम्बाणु किसके लिए आवश्यक होते हैं?
जो रक्त में बिम्बाणु होते हैं वो किसके लिए आवश्यक होते हैं, ये आपको बताना है। तो ये आवश्यक होते हैं रक्त के की थक्का बनने की शुरुआत करने में, ठीक है। जो बिम्बाणु होते हैं उनके द्वारा ही रक्त के थक्का बनने की शुरुआत की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 12वां क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र या मंडल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कौन सा समझौता हुआ है। क्या आपको बताना है कि जो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात रखी गई थी या फिर मंडल की, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कौन सी समझौता हुई थी और कब हुई थी, ये तो आपका दिख ही रहा है। तो ये हुई थी आपका लखनऊ पैक्ट 1916 में, ठीक है। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है हमारे नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हम गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कई 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसमें कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो टोटल 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है, ठीक है। कौन कौन से न्याय की व्यवस्था की गई है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। कैसे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि रेगुलर आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो गाइस 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि शुक्ला फंटा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। जो शुक्ला फंटा वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये देखिए, ये जो है नेपाल देश में स्थित है, ठीक है। नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नेपाल, ठीक है। नेपाल में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं 16वां क्वेश्चन कि मोटर में मार्स रोग, सॉरी मटर यहाँ लिखा हुआ है, मटर में मार्स रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है। जो मटर होता है उसमें मार्स रोग जो होता है किसकी कमी के कारण होता है। काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं दोस्तों। ये मैग्नीज की कमी से होता है। देखिए, धान, गेहूं, मटर ऐसे फसलों में जो रोग लगते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा उसे, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। यहाँ पे 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है। जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री में होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि 90 ईस्ट रीज नामक ज्वालामुखी जो कि जलमग्न ज्वालामुखी है किस महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रीज नामक जलमग्न ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये देखिए, ये जो स्थित है वो हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर, ठीक है। ध्यान रखिएगा। 19वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा पादप जो है सामान्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, ये पाए जाते हैं नम व छायादार आवासों में, ठीक है। नम या छायादार आवासों में ब्रायोफाइटा पाए जाते हैं, ठीक है। 20वां क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल ही में किसे आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी यानी कि सीईओ के रूप में चुना गया है या फिर नियुक्त किया गया है। आयुष्मान भारत के नए सीईओ कौन बने हैं ये आपको बताना है। तो ये है आपके आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा जो है आयुष्मान भारत के नए सीईओ बने हैं, आर.एस. शर्मा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 21वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि फरवरी 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित है। फरवरी 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक खेल होंगे उसका आयोजन किस देश में किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये देखिए, ये किया जाएगा बीजिंग में, चीन के बीजिंग में किया जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन का बीजिंग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस 22वां क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 से 31 जनवरी 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअल तरीके से भारत पर्व
2021 का आयोजन किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा भारत पर्व 2021 की शुरुआत आयोजन किया गया, जो कि 26 से 31 जनवरी 2021 तक चला? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट भी है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये किया गया पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 26 से 31 जनवरी 2021 के मध्य वर्चुअल तरीके से भारत पर्व 2021 का आयोजन किया गया, ठीक है, किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। 23वां क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 फरवरी 2021 को केंद्रीय सरकार द्वारा किसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद होता है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है 6 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा? तो ये है आपके एस.एन. सुब्रमण्यम। कौन है? एस.एन. सुब्रमण्यम है, आप लोग ध्यान रखिएगा, एस.एन. सुब्रमण्यम ऑप्शन नंबर सी में है आपका, ठीक है। यहीं पे 24वां क्वेश्चन अगर देखिए आप, तो 24वां क्वेश्चन देखिए। 24वां बोल रहा है कि भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर स्थान पर पहुंच गया है। भारत जो है 2020 में जो लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग जारी हुई है उसमें भारत 2 स्थान फिसलकर यानी कि 2 स्थान नीचे चला गया है। तो अब किस स्थान पर चला गया है 2020 में? 2019 के मुकाबले आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये चला गया है अब 53वें स्थान पे, पहले 91वें स्थान पे था। पहले कौन से स्थान पे था? 91वें स्थान पे था 2019 में, ठीक है। और अब 2020 में कहाँ चला गया? 2020 में चला गया आपका 53वें स्थान पे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे 25वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि ज्वालामुखी माउंट मेरापी जनवरी 2021 में विस्फोट प्रारंभ हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ज्वालामुखी का नाम है माउंट मेरापी, जिसमें जनवरी 2021 में विस्फोट शुरू हुआ है। वो किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। तो ये स्थित है आपके इंडोनेशिया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंडोनेशिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 26वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की विदेश नीति जो है किस पर आधारित है ये आपको बताना है। तो भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्ष की नीति पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुटनिरपेक्ष की नीति पर। देखिए दोस्तों, अगर आप इस सेट को प्रैक्टिस सेट के तहत लगाना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके वहाँ से इसे लगा सकते हैं। हमारा साइट जो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप लोग हमारे साइट पे जाके इसका सेट लगा सकते हैं, या फिर अगर आप एक बार वीडियो देख चुके हैं दूसरी बार इसका रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे वेबसाइट पे जाके इसे देख सकते हैं, फिर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको वीडियो नहीं मिलेगी। वीडियो के लिए फिर से आपको यूट्यूब ही देखना पड़ेगा। तो अगर आप वीडियो फिर से नहीं देखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए या फिर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी नदी स्थित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो हडसन नदी है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 28वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अनुच्छेद में किया गया है? जो भारतीय संविधान है हमारा, उसमें चुनाव प्रणाली जो है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ये जो है अनुच्छेद 324 से 329 के अनुच्छेद में प्रभाव किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 324 से 329, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सोनार में निम्न में से कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? जो सोनार होता है हमारा गहराई मापता है, तो उसमें आपको कौन सी तरंग जो है स्थित होती है? तो ये जो हो जाएगा प्रसर्व्य तरंग स्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 30वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए कौन सी संधि बनाई गई है? तो देखिए ये जो हो जाएगा आपका नाटो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटो जो है क्यों बनाया गया था? तो यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए नाटो का जो है गठन किया गया था। 31वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो कि विश्व का है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 मई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे 32वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे आपके डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार क्या हो गए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो गए। और अमिताभ कांत जो है कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और आपके इसके अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होते हैं। आप लोग अच्छे से जानते होंगे, नरेंद्र मोदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अमिताभ कांत है। निम्नलिखित में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का हिस्सा था। तो धुरी राष्ट्रों का हिस्सा कौन सा देश था द्वितीय विश्व युद्ध में, ये आपको बताना है। तो ये था आपका जर्मनी। ठीक है, जर्मनी था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी की, फ्लिपकार्ट में हाल ही में किस कंपनी ने 77% हिस्सेदारी खरीदी है। यानी कि फ्लिपकार्ट में 77% शेयर खरीदने वाला कंपनी कौन सा बन गया है, ये आपको बताना है। तो ये बन गया आपका वॉलमार्ट। ठीक है, वॉलमार्ट जो है 77% शेयर खरीद चुका है फ्लिपकार्ट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हेनले पासपोर्ट सूचकांक जो कि 2020 में जारी हुआ है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश के पास है। तो एक बार फिर से यहाँ पे जापान जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान के पास एक बार फिर से आपका दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं कि किसे बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 से नवाजा गया है, ये आपको बताना है। तो ये है आपके बेन स्टोक्स। बेन स्टोक को बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2019 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2019 में बेन स्टोक को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को भारत के कौन से कौन से राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किए हैं, ये आपको बताना है। देखिए कौन से राष्ट्रपति थे, तो ये 14वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, हमारे भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। 38वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि किसने अपनी पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए 2019 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो देखिए सेलेस्टियल बॉडीज किसकी पुस्तक थी, तो ये थी आपकी जोखा अलहार्थी की। तो इन्होंने ही जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगी हुई नहीं है। तो ये देखिए आसाम है। आसाम की सीमा जो है वो नेपाल से नहीं लगी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यूकैरियोटिक बीज का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे यूकैरियोटिक बीज का उदाहरण कौन सा एक नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो वायरस है, बैक्टीरिया जो है जीवाणु, वो जो है यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यूकैरियोटिक जीवों की कोशिका संरचना जटिल होती है, जिसमें केंद्र एवं उपांग स्थित होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया, शैवाल हो गया, मानव हो गया आदि। ठीक है, देखिए जीवाणु जो है, यहाँ पे जीवाणु जो जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया है कि जीवाणु बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसमें केंद्रक एवं उपांग अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है जीवाणु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ देखिए दो तरह के होते हैं, एक यूकैरियोटिक जीव होते हैं और एक कौन सा होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। तो यहाँ पे वायरस बैक्टीरिया जो है जीवाणु है वो प्रोकैरियोटिक जीव है, जिसमें केंद्रक एवं उपांग की अनुपस्थिति होती है, यानी नहीं होते हैं। और यूकैरियोटिक जीव जैसे प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, मानव आदि यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे देख सकते हैं कि जैन धर्म में असत्य का अर्थ क्या है। असत्य का अर्थ क्या है जैन धर्म में, ये आपको बताना है। देखिए ऐसे देखने से असत्य लग रहा है कि झूठ ना बोलना या फिर सदा सत्य बोलना, लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे चोरी ना करना जो है असत्य का अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो जैन धर्म के जो
महाव्रत है, पंच महाव्रत, उनके बारे में अहिंसा, अहिंसा जीव की हत्या ना करना जो है अहिंसा का अर्थ है। सत्य का अर्थ सदा सत्य बोलना है। अपरिग्रह का अर्थ संपत्ति इकट्ठा न करना है। अपरिग्रह का अर्थ क्या है? संपत्ति इकट्ठा ना करना। असत्य का अर्थ है चोरी ना करना। और ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना। ठीक है, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? इंद्रियों को वश में करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 42वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रसिद्ध गलवान घाटी में पेंगोंग झील स्थित है। जो प्रसिद्ध गलवान घाटी में पेंगोंग झील स्थित है वो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो है आपका लद्दाख में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और 43वां क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। ये आपको बताना है कि किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। तो देखिए ये स्थित है आपका कृष्णा नदी पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पे क्या स्थित है? नागार्जुन सागर बांध स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 44वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। तो शिवालिक के नाम से किस हिमालय क्षेत्र को जाना जाता है? तो ये हमारा बाह्य हिमालय होगा, जिसे हम शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बाह्य हिमालय हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 45वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। इनमें से किनको भारत रत्न नहीं मिला है ये आपको बताना है। तो देखिए इनमें से जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारत रत्न नहीं मिला है, बाकी सभी को मिला है। मोरारजी देसाई को, विनोबा भावे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत रत्न मिल चुका है। यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उन्हें केवल भारत रत्न नहीं मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए ये पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार आपसे कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये हो जाएगा महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। और 47वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि अकबरनामा की रचना किसने की थी। जो अकबरनामा है उसकी रचना किसने की थी ये आपको बताना है। तो ये अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि भक्ति आंदोलन में किसने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। भक्ति आंदोलन जब शुरू हुआ था उसमें अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था ये आपको बताना है। तो ये हमारे शंकराचार्य जी थे जिन्होंने अद्वैतवाद का जो है सिद्धांत दिया था। और 49वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि करो या मरो नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ संबंधित है। करो या मरो का नारा कब दिया गया था, किस आंदोलन के समय दिया गया था ये आपको बताना है। तो ये आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं। आगे 50वां क्वेश्चन देख सकते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप नियंत्रण निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग होता है। जो रक्तचाप नियंत्रण होता है उसमें किस यौगिक का उपयोग होता है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है मैग्नीशियम सल्फेट का यूज होता है। मैग्नीशियम सल्फेट आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैस ये आज के आपके टॉप 50 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे कि तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और इसे अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं, इसका मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे साइट पे जाकर उसका लगा सकते हैं। हमारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है और टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।